हमें सबसे पहले ये तस्लीम करना होगा कि 2014 से पहले की यूक्रेन की सरहदों की बहाली एक गैर हकीकत पसंदाना ख्याल है। यूक्रेन की पुरानी सरहदें बहाल हो जाएं, ये ख्याल महज एक खुद फरेबी है और इस मकसद के पीछे भागने से सिर्फ ये जंग तवील ही होगी और मज़ीद तकलीफ का बायस बनेगी। दोस्तों, ये अल्फाज यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ के हैं। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद सुन लें। We must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. हेग्सेथ ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि यूक्रेन के लंबे अरसे से चले आ रहे मुतालबे नेटो मेंबरशिप को भी तकरीबन रिजेक्ट करते हुए कहा, अमेरिका इस बात पर यकीन नहीं रखता कि किसी भी नेगोशिएटेड सेटलमेंट का हकीकत पसंदाना नतीजा यूक्रेन की मेंबरशिप है। इस मुतालिक उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. यही नहीं बल्कि किसी भी सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर मुस्तकबिल में अमेरिका अपने फौजी यूक्रेन की सरजमीन पर नहीं भेजना चाहता। उल्टा वो यूरोपीय ममालिक से मुतालबा कर रहा है कि ऐसी किसी भी डेवलपमेंट की सूरत में यूरोपियंस और दूसरे नॉन यूरोपियन ममालिक से ही पीस कीपिंग मिशंस यूक्रेन में डिप्लॉय किए जाएं। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इक़्तिदार में आने के बाद क्या अमेरिकन हुकूमत का ये मौजूदा मौक़िफ़ उन दावों के बरक्स नहीं जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जंग के आगाज़ पर किए थे कि हम रूस को माशी तौर पर तबाह कर देंगे और यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप हासिल करके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के हवाले से एक तवील टेलीफोन कॉल भी की जिसमें पीस नेगोशिएशंस शुरू करने के हवाले से बातचीत हुई। इस हवाले से इब्तदाई मुलाकातें शुरू भी हो चुकी हैं। सऊदी अरब में होने वाली मीटिंग में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ रशिया यूक्रेन जंग के खात्मे की बात की है बल्कि रूस और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात में बेहतरी के ऑप्शंस को भी डिस्कस किया गया है। दूसरी जानिब ट्रंप ज़ेलेंस्की पर ये जंग शुरू करने के इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम आयद किया कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के डिसइंफॉर्मेशन बबल में ट्रैप हो चुके हैं। तो ट्रंप ने यूक्रेनियन सदर को डिक्टेटर तक कह डाला जो बगैर इलेक्शंस के ही यूक्रेन के सदर इस वक्त हैं। इनके मुताबिक अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर रहे तो मुल्क ही बाकी नहीं रहेगा। मौजूदा अमरीकी हुकूमत के इन वाज़े पैगामात के बाद अब ये कहना कि रूस ये जंग जीत रहा है और यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को बिलाखिर घुटने टेकने पड़ेंगे तकरीबन दुरुस्त ही मालूम होता है। यूक्रेन और यूरोप का इत्तेहादी अमेरिका इस जंग के खात्मे के लिए अभी तक क्या क्या इकदाम कर चुका है और यूरोपीय ममालिक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या मुश्किलात खड़ी करती हैं, आइए इन सब बातों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम यूक्रेन जंग में मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा ले लेते हैं। इस वक्त दोस्तों यूक्रेन के तकरीबन 20% रकबे का कंट्रोल रूस के पास है। यूक्रेन के इस तकरीबन 5वें हिस्से में जजीरा नुमा क्रीमिया का वो इलाका भी शामिल है जो रूस ने 2014 में हासिल किया था। मज़ीद इलाकों में लुनास्क, खैरसोन, डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया के इलाके शामिल हैं। रशियन कंट्रोल्ड एरिया तकरीबन 1,20,000 मरबा किलोमीटर के लगभग बन जाता है और ये रकबा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि 3 इंतहाई अहम यूरोपीय ममालिक स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड का कुल रकबा मिला लें तो वो भी इस रकबे से कम बनता है। दोस्तों, यूक्रेन ने भी रूस के कुछ इलाके पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। रूस के कोर्सिक रीजन में यूक्रेन ने अगस्त 2024 में जिस 1300 मरबा किलोमीटर के लगभग इलाके का कंट्रोल हासिल किया था, रशियन फोर्सेस उसका तकरीबन 60% वापस हासिल कर चुकी हैं। ऐसे दावे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ही ना होती। अब सदारत संभालने के बाद जंग के खात्मे के हवाले से वो काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो उनके इत्तेहादी यूरोपियंस की तवक्कुआत से भी ज़्यादा गैर मुतवक्की हैं। बजाय यूक्रेन को कोई कंसेशन देने के उल्टा रूस को किसी हद तक फेवर करते वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। इस पर यूक्रेन और इसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक काफ़ी परेशान भी हैं। ज़ाहिर है ये परेशानी बनती भी है क्योंकि उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी और इस जंग का सबसे बड़ा फाइनेंसर और ताकतवर तरीन हमायती
बिल्कुल ही एक दूसरा रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के आगाज में हमने आपको यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के जो बयानात सुनाए उनमें बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था कि यूक्रेन किसी भी सूरत मुस्तकबिल करीब में नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। ये जंग जैसा कि आपको मालूम है शुरू ही इस इशू पर हुई थी कि रूस यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता था, जबकि अमेरिका यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देना चाहता था। नेटो मेंबरशिप का मकसद जंग के बाद भी पूरा होता नजर ना आए तो इसको अमेरिका की नाकामी नहीं कहेंगे तो और हम क्या कहेंगे। शायद ये बात अब यूक्रेनियन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर भी वाज़ेह हो चुकी कि यूक्रेन नेटो का मेंबर फौरी तौर पर नहीं बन सकता। यानी दोस्तों नेटो मेंबरशिप का मकसद फिलहाल तो अचीव होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। दोस्तों यूक्रेन का इस जंग से जुड़ा मुतालबा एक ये भी था कि 2014 से पहले की सरहदें यूक्रेन की बहाल कर दी जाए। इस बात को भी अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी रोल आउट कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आगाज में सुनवाया। जाहिर है पीस नेगोशिएशंस में रशिया हरगिज़ वो इलाका नहीं छोड़ना चाहेगा जो अभी तक वो यूक्रेन का अपने कंट्रोल में ले चुका है। इस हवाले से यूक्रेन के सबसे बड़े हमायती अमेरिका का ये कह देना रूस को ही जाहिर है एडवांटेज देता है। यानी यूक्रेन की सरहदों की बहाली का मकसद भी हासिल होता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में यूक्रेनियन सदर एक इंटरव्यू में ये कहते भी नजर आए कि रूस का जो एरिया उनके कंट्रोल में है उसके बदले रूस जो यूक्रेन का इलाका कंट्रोल में ले चुका है उसे वो स्वैप करेंगे, यानी इसका तबादला करेंगे। ज़ेलेंस्की ने ये बात वाज़ेह नहीं की कि रूस के कर्सिक रीजन के बदले वो कौन सा इलाका हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक सारे इलाके ही अहम है और वो इस ज़मीन के तबादले में ज़्यादा से ज़्यादा अपना इलाका वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होता भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रूस का तो तकरीबन 1300 मरबा किलोमीटर इलाका ही सिर्फ यूक्रेनियन फोर्सेस के ज़ेरे असर आया था। उसमें से भी रूस का दावा है कि 60% वो दोबारा वापस हासिल कर चुके हैं। फर्ज करें रशियन फोर्सेस अगर वो बकिया इलाका हासिल ना भी कर सकें तो इसके बदले यूक्रेन ज्यादा इलाका तो रूस से तबादले में नहीं छुड़ा सकेगा। रूस ज़ेलेंस्की की इस ऑफर को वैसे भी रिजेक्ट कर चुका है, यानी लैंड के तबादले का ऑप्शन नहीं होगा यूक्रेन के पास। वैसे इतने छोटे से इलाके के मुकाबले में यूक्रेन जाहिर है कुछ ज्यादा नेगोशिएट करने की पोजीशन में भी नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन का जो इलाका रशिया के कंट्रोल में है वो इससे 100 गुना से भी ज्यादा बनता है। दोस्तों याद रहे कि यहाँ हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी रूस के यूक्रेनियन इलाकों पर कंट्रोल को तस्लीम करेगी या नहीं, क्योंकि जंग अजीम दोम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करके उसको अपने अंदर जम कर ले और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको 100% तस्लीम भी कर ले। ऐसा होने से क्या नई एग्जाम्पल सेट होगी, ये भी एक पेचीदा बहस है। यहाँ ये याद रहे कि रशियन कंट्रोल्ड एरियाज में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और इस वसी इलाके में कीमती मादनियात भी मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की 2024 में ये तजवीज़ भी पेश कर चुके थे कि वो अमेरिका को यूक्रेन की रेयर अर्थ मिनरल्स तक रसाई देंगे। ज़ेलेंस्की ने ऐसा शायद इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारत संभाल कर यूक्रेन की मिलिट्री इमदाद बंद कर देंगे। हाल ही में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की इमदाद के बदले यूक्रेन से $500 अरब की रेयर अर्थ यानी मादनियात की डिमांड भी कर चुके हैं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ने यूरोपियन से कहीं ज़्यादा यूक्रेन की मदद की है। उनके मुताबिक यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए क्योंकि उनके लिए यूक्रेन ज्यादा अहम है ना कि अमेरिका के लिए, और ये ममालिक निस्बतन बहुत कम मदद यूक्रेन की कर रहे हैं। लेकिन ये मुतालबा उस मदद के बदले में है जो अमेरिका यूक्रेन को पहले ही से कई $100 अरब की सूरत में कर चुका है या फ्यूचर में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए करेगा। अपनी मादनियात अमेरिका को ऑफर करने की तजवीज़ जंग जारी रहने की सूरत में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी साइड पर रखने के लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से था, या फिर वो नेगोशिएशंस में रूस के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस हासिल करना चाहते थे। लेकिन इन दोनों सूरतों में से कोई एक भी मकसद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। ज़ेलेंस्की खुद भी इस जंग की वजह से यूक्रेन में गैर मकबूल हो चुके हैं और उनकी ये ऑफर शायद यूक्रेनियन शहरियों ही के लिए काबिल कबूल ना हो, बल्कि ये तो
رشیا بھی ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ امریکہ لمبے عرصے تک یوکرین کی زمین لیز پر لے لے یا اس سے ملتی جلتی کوئی سیٹلمنٹس معدنیات کے بارے میں یوکرین کی امریکہ سے ہو۔ اس وقت امریکہ اور روس کا وفد سعودی عرب میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ اس میٹنگ میں رشین فارن منسٹر اور یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک انتہائی ہائی لیول کی ٹیم کی تشکیل پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وفود کی پہلی ملاقات میں یوکرینین نمائندے شامل ہی نہیں تھے۔ اس پر یوکرین اور اس کے یورپی اتحادیوں کو شدید اعتراض تھا کہ یوکرین کے حوالے سے کوئی بھی ڈیل یوکرین اور ان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بعد میں امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکن صدر نے کہا کہ یوکرین کو بھی ان مذاکرات میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس کے اتحادی یورپی ممالک کا ان میں کیا کردار ہوگا اس حوالے سے کچھ بھی ابھی واضح نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کسی پوائنٹ پر یورپی ممالک کو بھی ان نیگوشیشنز میں شامل کر لیا جائے، لیکن اس طرح کے امریکہ کے اقدامات سے اشارے ان یورپی ممالک کو واضح طور پر مل رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں کہ حال ہی میں ہونے والی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی موجود تھے اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ یوکرین جنگ کے متعلق یوکرین کی حمایت میں بولیں گے اور کوئی لمبی چوڑی اسپیچ اس حوالے سے دیکھنے کو ملے گی، لیکن ان کی تقریر نے یوکرین اور بالخصوص امریکہ کے یورپی اتحادیوں کو حیران کر دیا۔ ویسے تو یہ سیکیورٹی کانفرنس تھی جس میں ایکسٹرنل تھریٹس پر بات ہونا تھی، رشیا یوکرین ویز کا موضوع ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس متعلق صرف اتنا ہی کہا کہ اس جنگ کا کوئی مناسب حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں روس یا چین سے کوئی تھریٹ نہیں۔ جے ڈی وینس کی پوری تقریر میں یورپی حکومتیں موضوع بحث تھیں۔ انہوں نے یورپی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ تارکین وطن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ میں آزادی اظہار پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ وینس نے یہاں تک کہا کہ کرسچنز کے ساتھ امتیازی سلوک یورپ میں کیا جاتا ہے، جس کی مثال انہوں نے برطانیہ سے دی۔ اس تقریر کے بعد یورپی سیاستدان تنگ رہ گئے کیونکہ امریکن وائس پریزیڈنٹ سے وہ بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ یورپ کے لیے واشنگٹن کی کم ہوتی سپورٹ، روس کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کی وجہ سے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے ہنگامی طور پر پیرس میں ایک منی سمٹ بلانے کا اعلان کیا جس میں بڑے بڑے یورپی ممالک کے نمائندے ہی انوائٹ کیے گئے۔ ہنگری اور سلواکیا کو بھی دعوت اس میں نہیں دی گئی، جو روس کی گیس کی بندش کے معاملے پر اپنے یورپی اتحادیوں سے پہلے ہی ناراض ہیں۔ اس سمٹ میں بس اسی بات پر اتفاق ہوا کہ تمام یورپی ممالک آپس میں تعاون کریں گے اور یوکرین کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے یورپی اتحادی ممالک کی یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نیٹو اتحادی ممالک سے اب یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیفنس سپینڈنگز اپنے جی ڈی پی کے 5% تک بڑھائیں۔ یہ طے شدہ 2% سے بھی 3% زیادہ سپینڈنگ کا مطالبہ ہے، اور نیٹو اتحاد کے زیادہ تر ممالک تو پہلے سے طے شدہ 2% بھی خرچ نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا کسی صورت بھی ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بلینز آف ڈالرز کی رقم بنتی ہے، اور یورپ کے زیادہ تر ممالک پہلے ہی اس جنگ کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں۔ حالیہ ڈیولپمنٹ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ امریکہ یوکرین کی یا بقیہ یورپ کی سلامتی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اب اس طرح سے تیار نہیں جیسے کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ شاید ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ شاید اب اس پوزیشن میں ہی نہیں رہا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ روس کے جو بڑے 2 مطالبات تھے، یعنی وہ علاقہ جو یوکرین کا اس کے کنٹرول میں ہے اس کو وہ واپس نہیں کرے گا اور یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، اور پھر امریکہ کا یورپی ممالک کو یوں کسی حد تک سائیڈ لائن کر دینا، اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ روس یہ جنگ نہ صرف میدان میں بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی شاید جیت ہی جائے گا۔ باقی رہ جائیں گی روس پر لگی ہوئی سینکشنز، ان کا کیا مستقبل ہوگا اس کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، یونائٹڈ کنگڈم کسی بھی فیوچر ڈیل میں اپنے فوجی یوکرین کی سرزمین پر ڈپلائی کرنے کا اعلان کر چکا ہے، لیکن یوکرین امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کے بغیر کوئی ڈیل روس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو مستقبل ہی بتائے گا کہ یوکرین امریکہ کو کس حد تک اپنی سائڈ پر کر سکے گا اور روس سے کتنی کنسیشنز مذاکرات کی ٹیبل پر حاصل کر پائے گا اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو۔ کیا امریکہ یورپی ممالک کے بغیر کوئی پیس ڈیل
मुकम्मल कर लेगा। क्या अमेरिका यूक्रेन पर कोई पीस डील थोप सकता है जो यूक्रेन को खुद भी काबिल कबूल ना हो, या कोई जंग बंदी माहिदा होने की सूरत में ये जंग बंदी का मामला देर तक चल पाएगा? क्या यूरोप पुरअमन लंबे अरसे तक रहेगा? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जाहिर है आने वाला वक्त ही देगा। आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आपको क्या लगता है अमेरिका इस जंग को कैसे क्लोज करेगा, और क्या यूरोपीय इत्तेहादियों और यूक्रेन के मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखा जाएगा? इस तरह की दिलचस्प वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।